आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, जिस तरह आपको मालूम है कि हम एक अखंड भारत, एक मजबूत भारत और एक युवा भारत की बात करते हैं, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वर्तमान में ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये ऐसे काले कानून ला रही है जिससे कि हमारे युवा भारत का जो सपना है वो साकार होता नजर नहीं आ रहा है। युवा किसी भी देश का आत्मबल होता है और सेना उसका सम्मान होती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ जो नई योजना लाई है, निश्चित तौर पे जिसका आज पूरे देश में युवा सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, ये ना केवल युवाओं के भविष्य से बल्कि देश की एकता व अखंडता के साथ भी समझौता है। क्योंकि सेना का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार अग्निपथ जैसी योजना लाकर हमारे देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यहां पे सेना रोजगार का साधन नहीं है बल्कि हमारी परंपरा है। आज के मैं आंकड़े बताऊं तो लगभग 1.5 लाख पूर्व सैनिक परिवार प्रदेश में हैं और 65,000 से अधिक जवान सीमा पर हमारे तैनात हैं। जनसंख्या भले हमारी बहुत छोटी है, लेकिन सेना में सबसे अधिक जवान इस वीर भूमि से जाते हैं। सबसे अधिक परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के शहीदों के नाम। बलिदान हमारी परंपरा है और इस वीर भूमि में जब युवा आंदोलित होते हैं तो वो किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करते, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, शांतिपूर्वक तरीके से इतने दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत दुख से मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के इशारे पर वर्तमान जयराम सरकार भी उन बेरोजगार युवाओं के खिलाफ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। आप बताइए, केंद्र सरकार का निर्णय है कि जिन लोगों ने 2 साल पहले फिजिकल टेस्ट क्लियर किया था, मेडिकल टेस्ट क्लियर किया था, उन्हें पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा। तर्क यह दिया जाता है कि 2 साल कोरोना के चलते भर्तियां नहीं हो पाई। तो हमारा सवाल केंद्र सरकार से यह है कि कोरोना के चलते आप 2 साल भर्तियां नहीं कर पाते, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी राजनीतिक जमीन से जुड़े मामले होते हैं। चुनाव हो जाते हैं लेकिन युवाओं की भर्ती आप नहीं कर पाते। इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा हमारा जो है 4 साल। 4 साल आप कहते हैं कि जवान हमारा सेना में नौकरी करेगा, उसके बाद वापिस आ जाएगा और उसके बाद उसके सामने भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं सामने होंगी। और भाजपा की वो योजनाएं क्या है, उनके मंत्री, उनके नेता स्पष्ट कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम वॉशरमैन तैयार करेंगे, हम ड्राइवर तैयार करेंगे और अग्निवीर जब ये 4 साल बाद आएंगे तो हम उन्हें रोजगार देंगे। इससे एक कदम आगे बढ़कर भाजपा के राष्ट्रीय नेता विजय वर्गीय जी कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में हम उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे।
ये सम्मान है देश में सेना का? क्या भाजपा इन नेताओं से माफी मांगने के लिए कहेगी? क्या ये सेना का अपमान नहीं है? आप अग्निवीर इसलिए बना रहे हो कि आप उनसे भाजपा के कार्यालय में चौकीदारी करवाएं। क्यों नहीं भाजपा के नेता अपने बेटों को अग्निवीर में भेजते हैं? और उससे बड़े दुख की बात है कि मंच पे वर्तमान में सेना के इस पैकेज को इस तरह से बेचा जा रहा है जैसे कोई आकर्षक योजना हो। आपको 11 लाख मिलेगा, आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको वो सुविधा मिलेगी। सारे मंत्री प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अरे सेना सम्मान का विषय है, ये कोई मार्केटिंग का मुद्दा नहीं है। और बता कौन लोग रहे हैं जो पहले दिन ही संसद में सदन में शपथ लेने के साथ ही आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं। वो लोग युवाओं को 4 साल की नौकरी का फायदा समझा रहे हैं। ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की योजनाएं ला करके निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा के साथ साथ युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान में देखें, आपके जो मित्र लाखों करोड़ों रुपया आम जनता का लूट कर आज विदेशों में बैठे हैं, लगभग 28,000 करोड़ रुपया जो बैंकों से लूट करके विदेशों में बैठे हैं, अगर आप वो पैसा लाते तो उससे सेना का 20 साल का खर्चा निकल जाता। लेकिन आपकी सोच ही अलग है और जिस स्तर पे ये निर्णय लिया गया है, मैं इसे हिंदुस्तान के इतिहास का काला अध्याय मानता हूं। और ये सरकार हर बार ऐसे ही निर्णय लेकर आती है। सबसे पहले इन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी में 10 महीने में 900 से अधिक संशोधन, 10 महीने में 900 से अधिक संशोधन। इन्होंने नोटबंदी लाई, 60 दिनों में 50 संशोधन। भूमि अधिग्रहण बिल वापिस ठंडे बस्ते में। किसान बिल 1 साल तक संघर्ष के बाद देश की जनता से माफी मांगकर हमारे माननीय मोदी जी ने वापिस लिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो अग्निपथ योजना है इसको भी आपको वापिस लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट है, हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया है कि ये योजना देश हित में नहीं है, ये देश की सुरक्षा से समझौता है। संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा के लोग अपने लोगों को अग्निवीर बनाए ना, अपने बेटों को अग्निवीर बनाए जिन्हें ये विदेशों में पढ़ा रहे। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा। और ये जो युवा आज वीर भूमि के सड़कों पे बैठे हैं, हम इनके साथ हैं। और सरकार ने जिन्होंने पहले टेस्ट क्लियर किया था और जिनका सिर्फ रिटर्न रहा था, उनको भी कहीं ना कहीं वरीयता देनी होगी। हमारा युवा जिसकी परंपरा है सेना में जाने की, वो पूरी तरह से अनुशासन में रह के अपना प्रदर्शन कर रहा है। जयराम जी, आप केंद्र की पीठ के पीछे मत छुपिए, ये वीर भूमि है। हर घर से सैनिक आता है। यहां सेना के सम्मान की बात होगी, जवान की आन की बात होगी, तो पूरा प्रदेश सड़कों पे नजर आएगा। और आम आदमी पार्टी इस निर्णय का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद। जी, कोई सवाल? बात की जाए, कुछ युवा जो है तो ये कहना है कि उनके द्वारा जो अग्निपथ योजना का विरोध नहीं किया जाए, जो पेपर कैंसिल हुआ है आदमी का, उसको लेकर विरोध किया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने पहले ही कह दिया कि हम सरकार के इस निर्णय के विरोध करते हैं। कोरोना के चलते यदि भर्ती नहीं हुई, उसमें उन नौजवानों की क्या गलती है? अगर देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव हो सकते हैं तो क्या 50,000 जवानों की भर्ती नहीं हो सकती थी? इसके लिए गुनाहगार जब केंद्र सरकार है तो उसकी कीमत ये युवा क्यों अदा करें? उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
तो आपको लगता है कि देश युवा हो रहा है और आने वाले 25 साल के बाद देश का 50% लोग युवा होंगे और युवा संस्कारित भी होंगे, अगर वो आर्मी में कराएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ऐसा नहीं होता? देखिए, निश्चित तौर पे इसीलिए युवा, जब जो भी युवा सेना में आता है वो युवा ही होता है। और ये 4 साल का युवा क्यों चाहिए आपको? आपको लगता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में वो इतना सक्षम होगा? क्या कह रहे हैं आप कि हाई एल्टीट्यूड में? मैं सेना विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इस मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। निश्चित तौर पे एक बात है कि आप 4 साल तक सीमित क्यों करना चाहते हैं युवाओं के सपनों को? 4 साल कहाँ है सर? 25% लोग तो परमानेंट होंगे। अप टू 25% है, इट्स नॉट ए फिक्स 25%। आप नोटिफिकेशन अप टू, उसमें भी श्योर नहीं है, 2% है, 3% है, अप टू। और सेकंड, 4 साल के बाद आपको बाहर किया जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कौन लोग अंदर आएंगे, कौन बाहर जाएंगे। निश्चित तौर पे 6 महीने में आप इतने सक्षम हैं प्रशिक्षण देने में कि आप हमारे युवाओं को इतना सक्षम कर देंगे। दूसरी बात कि वर्तमान में आपको लगता है कि हमारी जो सेना है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका अनुभव इस्तेमाल नहीं आता आपके? आप कह रहे हैं हाई एटीट्यूड पे आपको यंग लोग चाहिए, तो क्या आप 6 महीने की ट्रेनिंग में हाई एटीट्यूड में काम करने के लिए तैयार कर दोगे? दूसरा, आप एक तरफ तो इन्हें सैनिक मान रहे हैं, लेकिन जैसे ही 4 साल बाद वो बाहर आएगा, ना वो पूर्व सैनिक कहलाएगा, ना उसको किसी तरह की पेंशन है, ना कैंटीन कार्ड है, ना मेडिकल सुविधा है, कुछ भी उसके पास है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व सैनिकों का कोटा होता है, वो भी इसके पास नहीं है। झांसा क्या दिया जा रहा है कि आपको वरीयता दी जाएगी भर्तियों में। हिमाचल प्रदेश सहित मैं पूरे देश की बात करूं, वर्तमान में पूर्व सैनिकों को रोजगार देने का आंकड़ा जो है 1.8% से 2% है। सिर्फ पूर्व सैनिकों का कितना कोटा प्रदेश में विभिन्न जगह भरा गया है, इसकी जानकारी भी लीजिए। वो तो वेल ट्रेन्ड पूर्व सैनिक है जो 17 साल सेवा करके आया होता है। आपके सिस्टम में उसी को जगह नहीं है, तो 4 साल के सैनिक को। और सेकंड, ये कहते हैं कोई भेदभाव नहीं होगा, रेगुलर फौजी को 3 महीने की छुट्टी, अग्निवीर को 1 महीने की छुट्टी है। सेकंड, उसका बैच भी अलग होगा। और एक ही क्लास में आप 2 तरह के लोगों को बिठाएंगे एक ही बटालियन में। एक 4 साल वाला होगा और एक रेगुलर वाला होगा, और आप कहते हैं कि हम एक बराबर बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है, ये जो लोग आज खामोश बैठे हैं, देश की सबसे बड़ी सेना सुरक्षा का मामला, अगर वहां से इसकी शुरुआत हो रही है, आज वर्तमान में जो लोग सड़कों पे 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, ये उनके लिए भी केंद्र सरकार का संदेश है कि इस सरकार की किसी भी योजना में पेंशन नाम का शब्द है ही नहीं। समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए, और आपको, मुझे लगता है कि बदलाव के लिए चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, तानाशाह देश नहीं है। बदलाव कई हुए हैं, बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया है, कोई भी बड़ा बदलाव होता है तो सबसे पहले लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है, पार्लियामेंट एडवाइजरी कमेटी बनती है। सेना के तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो मुझे लगता है कि हमें सेना पे तो भरोसा है, लेकिन ये निर्णय सरकार का है। सरकार के निर्णय पे हमें भरोसा नहीं है। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सेना के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसमें बीच में कहीं भी सेना या उससे संबंधित कोई बात नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं सरकार को चाहिए था इन मुद्दों पे वो चर्चा करते, नहीं तो किसान बिल की तरह आपको, भूमि अधिग्रहण बिल की तरह आपको, और नोटबंदी 60 दिनों में 50 बार नोटिफिकेशन बदलनी पड़ी, आपको संशोधित करनी पड़ी। जीएसटी 10 महीने में 916 संशोधन। ये हिंदुस्तान की इस सरकार का इतिहास है। ये फैसला बदल सरकार है, और हम आपको बताते हैं ये फैसला भी आपको वापस लेना होगा। धन्यवाद। अगर 2 बिंदुओं की बात की जाए निपट को लाने को लेकर के, तो कहा जा रहा था कि एवरेज एज को जो है कम करने के लिए, और दूसरी ओर पेंशन की बात की जाए तो डिफेंस बजट जो है इस समय 5.25 लाख करोड़ रुपए है।
जिसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपए जो पेंशन को जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट अमित कोशिश का कहना है कि अग्निवीरों के ऊपर जो पैसा खर्च होगा उस पर जो बचत होगी वो होगी आपकी 11.5 करोड़ रुपए सालाना। तो बचत होगी। अरे अगर आपको बजट की चिंता है तो सभी नेताओं की, सभी विधायकों की पेंशन, मंत्रियों की बंद कर दीजिए ना, दे दीजिए वो सेना को। आप सेना से समझौता मत कीजिए। समझौता करना है तो सभी आप एक शब्द में बिल लाइए कि आज से देश में हर सांसद की, हर विधायक की, हर मंत्री की पेंशन और हम लोग उनका वेतन बंद करते हैं और सेना को दे दीजिए। देखिए, सुरक्षा के नाम पे आपके एक आह्वान पर यह देश तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। उस सेना के सामने अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए जो पेंशन और बजट है, अगर वो आता है तो निश्चित तौर पे हालात बहुत गंभीर हैं। सरकार को यदि पैसा बचाना है तो जो लोग पैसा लूट के विदेशों में बैठे हैं उनको लाइए ना। जिस काला धन की बात हमारे मोदी जी कहते थे, हमारे खाते में 15 लाख मत दीजिए, सेना को दे दीजिए। आप लाइए वो काला धन निकाल के। देखिए, ये जुमले हैं, ये जुमला वीर सरकार है और ये निर्णय भी आपको वापस लेना होगा। थैंक यू। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एवरेज आयु 32 है इस समय आर्मी की, उसे कम करने को लेकर के भी एक मुझे लगता है कि इस पे पहले कहा चुका है। पीवीसी का आप रिकॉर्ड देखिए, एवरेज आयु पीवीसी की 30 साल से ऊपर है। आपको लगता है 30 से 32 साल का जवान लड़ने लायक नहीं होता है? परमवीर चक्कर में कह रहा हूं। आप पूरे हिंदुस्तान का देखिए, 30 से ऊपर की एवरेज है इसकी। ऐसा नहीं है। 30 साल में जवान परिपक्व होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, बड़े बैटल में, बड़ी लड़ाई में वो काम आता है। सेना को आप युवा भी कीजिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि आप 4 साल ट्रेनिंग दे करके उन्हें भाजपा के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री के हिसाब से वॉचरमैन बनाएंगे, धोबी बनाएंगे, आप ड्राइवर बनाएंगे। ये सेना के साथ मजाक है। और मैं कहता हूं भाजपा को, इन नेताओं को कहो सेना से सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि इस तरह के बयान देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे का कहना है कि किसी भी तरह से जो है इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ना इसको चेंज किया जाएगा, तो क्या लगता है कि आपको ये हो सकता है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, सरकार ने अपना निर्णय लिया है। बतौर विपक्षी दल, बतौर जनता की आवाज, हम लोग अपने मुद्दे पर खड़े। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इसका विरोध करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई आगजनी नहीं है, कहीं कोई पथराव नहीं है। अरे हमारे खून में अनुशासन है, ये वीरभूमि है भाई। यहां पे भी आप मामले दर्ज कर रहे हो, दोहरा अत्याचार कर रहे हो युवाओं के साथ, तो हमारा लोकतांत्रिक है। आपने एक संशोधन करके किसान बिल भी लाया था, वो भी तो वापिस आया है। तो देखिए, लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। जिस दिन जनता निर्णय लेगी ये हमें नहीं चाहिए, वो वापस लेना होगा। अब देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार।